कल हमने डिस्कस किया था यूपी बोर्ड 2021 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, और कल हमने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उस चैप्टर के। तो जो 5th क्वेश्चन है हमारे पास वो है विलयन को परिभाषित कीजिए और विलयन कितने प्रकार के संभव हैं, और उसके बाद है प्रत्येक प्रकार का जो विलयन है उसका एक उदाहरण देना है और संक्षेप में उसके बारे में लिखना है। तो विलयन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो विलयन का परिभाषा क्या होगा? दो या दो से अधिक अवयवों या अवयवों का समांगी मिश्रण। ये वर्ड यूज करना मस्ट है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, समांगी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? होमोजेनस। फिर आप आगे समझाओगे विलयन में एक विलय होता है और एक विलायक। विलय जो कम मात्रा में होगा, ठीक है, विलय जो कम मात्रा में होगा, विलायक जो ज़्यादा मात्रा में होगा। ये सब आपको पता है, ये थियोरेटिकल चीज़ है। उसके बाद है कि विलयन कितने प्रकार के संभव हैं। तो विलयन टोटल आपके 8 प्रकार के होते हैं और एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है। ये 8 प्रकार के हमारे पास विलयन होते हैं, तो इसे समझ लेते हैं सही से। जैसे हमारे पास पहला है गैसियस विलयन। अब गैसियस विलयन हम तब बोलते हैं जब हर बार जो आपका विलायक होगा, ध्यान रखना है आपको, विलयन का जो नाम होता है वो विलायक के ऊपर निर्भर करता है। विलायक अगर हर बार आपका गैस है तो आपका जो विलयन है वो गैसीय विलयन है। अगर आपका विलायक द्रव्य है तो आपका विलयन द्रव्य विलयन, और अगर ठोस है तो ठोस विलयन। टोटल इसमें 9 प्रकार के दे रखे हैं, लेकिन एक जो विलयन होता होगा आपका ये वाला, पहला वाला, ये एक्चुअली में हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो मैंने इसीलिए 8 प्रकार के बोला था, आप 9 प्रकार के याद रख लेना। तो जैसे विलय पहली बार क्या है? गैस। विलायक भी गैस है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हम मिश्रण जो होगा उसको क्या मान लेंगे? गैसियस विलयन। कैसे? ऑक्सीजन आपका 21% होता है और नाइट्रोजन आपका 78%। तो यहाँ पे नाइट्रोजन आपका काम करेगा विलायक का और ऑक्सीजन काम करेगा विलय का। फिर द्रव्य और गैस, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। अब क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म आपका लिक्विड होता है, तो द्रव्य हो गया आपका विलय और कम क्वांटिटी में, नाइट्रोजन आपका ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 9 प्रकार के याद कर सकते हो। जैसे ठोस और ठोस का भी एक एग्जाम्पल है, तांबे और सोने का विलयन। तांबा कम क्वांटिटी में ले लो, सोना आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लो, या उल्टा कर दो। गैस और ठोस का विलयन, जब हम हाइड्रोजन गैस को किसी कैटलिस्ट के सरफेस पे डालते हैं, जैसे पैलेडियम है, प्लैटिनम है, निकल है। ठीक है, द्रव के तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जल में घुली हुई एथेनॉल। ठोस और द्रव का हम घर पे बहुत यूज़ करते ही हैं, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। तो बस ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा कि कितने प्रकार के आपके विलयन होते हैं, और फिर आपने संबंध भी बता दिया। मतलब आपको पूरी टेबल एज इट इज कॉपी कर लेनी है, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन में ये जरूर आएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में, कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, ठीक है, उस पर कौन कौन से फैक्टर्स या कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं। तो पहला तो है आपका सांद्रता। सांद्रता बढ़ाने से, क्योंकि जब भी हम किसी रिएक्शन का वेग लिखते हैं, रेट लिखते हैं, तो क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है और यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता होती है। आप सांद्रता को बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा। तो पहला जो फैक्टर हो गया वो सांद्रता हो गया। दूसरा क्या होता है? तापमान। तापमान के बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ती है, ये हमें पता है। ठीक है, और हमारे पास एक इक्वेशन भी है एरिनेस कांस्टेंट वाला, जिसमें फॉर्मूला होता है बच्चे log K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R, देन ब्रैकेट में T2 माइनस
T1, T1 T2। तो ये फॉर्मूला जो है ये तापमान का प्रभाव बताता है। इसी में हम सक्रियण ऊर्जा पढ़ते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो तापमान के बढ़ाने से ज़्यादातर रिएक्शन जो होती हैं वो बढ़ती हैं। दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर हो गया जो भी आपका अभिकारक है उसकी खुद की अवस्था क्या है, ठोस अवस्था है उसकी, गैसियस अवस्था है, ठीक है, या द्रवीय अवस्था है। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील या सबसे ज़्यादा वेग जो होता है वो गैसियस रिएक्शन का होता है। उसके बाद वेग किसका होता है, द्रव्य का। और सबसे कम वेग कैसे रिएक्शंस का होता है, जिसमें कि आपका अभिकारक ठोस अवस्था में होता है। तो आप ये 3 फैक्टर्स लिख दोगे, काफ़ी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यौगिक है, उसका 1 मोल से प्रारंभ करके यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। तो वेग स्थिरांक की गणना करनी है। सिंपल है ये आपका। एक यौगिक 1 मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए यदि हाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे दी तो सिंपल। अब हम कर सकते हैं इसको कैसे। हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है 2.303 टी लॉग R0/R ये होता है। अब इन्होंने कहा है कि के निकालना है, आपको वेग स्थिरांक निकालना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। टाइम दिया है 1 घंटा, तो टाइम की जगह हमने 1 आवर लिख लिया। लॉग शुरुआत कितने से हुई है, 1 से, या 1 मोल से। और पूर्ण कितनी हो गई है, 3/4। तो बची कितनी होगी, 1/4। हमेशा नीचे आर होता है जो बचा हुआ सांद्रता होता है। तो शुरुआत 1 से हुई है, 3/4 पूर्ण हो गई, तो बची कितनी, 1/4। 4 आपको ऊपर पहुंच जाएगा। के बराबर 2.303 log 4। log 4 का मान होता है आपका 0.6020, एग्जाम में आपको दिया होगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे के आ जाएगा, और के का जो यूनिट होगा, जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट लिखोगे आप क्या, आवर इनवर्स या घंटा इनवर्स, ठीक है, घंटा इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 5th क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन सिलेबस का पार्ट नहीं है, हाँ ये वाला है सिलेबस का पार्ट। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ये वाला हमारे सिलेबस का पार्ट है, कोल्बे अभिक्रिया, फ्रेडल-क्राफ्ट एनिजॉल की और विलियमसन संश्लेषण। तो कोल्बे अभिक्रिया फिनॉल की होती है। रिएक्शन हम किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से और NaOH से। तो पहले हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा ONA और CHCl2। फिर हम इसमें डालते हैं NaOH और HN। तो ये पूरा पार्ट CaCl2 की जगह पर CHO आ जाता है, और आपका ONA वापस OH में परिवर्तित हो जाता है। इसे बोलते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो सैलिसाइल एल्डिहाइड का निर्माण होता है किस अभिक्रिया से, सॉरी ये गलत हो गया, ये तो हमने रीमर टीमन रिएक्शन लिख दिया, ठीक है। कोल्बे अभिक्रिया से तो सैलिसाइलिक एसिड बनता है, इसे ठीक कर लेते हैं। ये रिएक्शन जो हमने लिख लिया था ये रीमर टीमन की लिख ली थी। तो कोल्बे अभिक्रिया में आपको फिर से क्या डालना होता है, NaOH फर्स्ट स्टेप में। तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ONA, H2O निकल जाता है। उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं और HN डालते हैं। तो HN तो ONA को वापस OH में परिवर्तित कर देगा, और CO2 ऑर्थो पोजीशन पे लगकर क्या बन जाएगा, COOH। ये आपकी कोलबेज रिएक्शन है, कोलबेज रिएक्शन। उसके बाद फ्रेडल क्राफ्ट एनिजॉल का करके दिखाना है हमें। तो आपको एनिजॉल याद रखना है, बेंजीन पे OCH3 ग्रुप, इसे हम एनिजॉल कहते हैं, ठीक है। और इसका एल्कीकरण का है, तो हम कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं जब भी एल्कीकरण कराते हैं, और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा, क्योंकि फिनॉल एनिजॉल जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो एक बार आर आ गया ऑर्थो पे, और एक बार आ जाएगा आपका ये पैरा पोजीशन पे। विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन सिंथेसिस, इसमें हम अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट लेते हैं RONA, और एल्काइल हैलाइड लेते हैं RX। रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर में, और बनता क्या है यहाँ पे ईथर बन जाता है। सोडियम सॉल्ट अल्कोहल का
Na और अल्काइल हैलाइड का X निकल जाएगा और RO के साथ R जुड़ जाएगा, तो ROR क्या होता है, ईथर, और बाहर क्या निकल जाएगा आपका NaX। तो ये हो गया आपका विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन सिंथेसिस। उसके बाद ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए है, इसे देख लेते हैं। जो आपकी ये रिएक्शन है सिंपल है, SOCl2 का एक ही काम होता है, OH की जगह पर Cl लगाना, बट ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि बेंजीन पे जब OH होता है तो वो रिप्लेस नहीं होता है SOCl2 से, तो ये रिएक्शन गलत है। फिर जब आप साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन की अभिक्रिया Mg से कराओगे तो आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन पे Mg के साथ Br। और फिर H2O डालोगे तो किसी, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम जल से कराते हैं तो जल का H मिल जाता है एल्काइल वाले पार्ट को, और MgBr OH के साथ चला जाएगा, तो आपको साइक्लोहेक्सेन पूरा मिल जाएगा, और Mg इसके साथ का Br और इसके साथ OH, क्योंकि जल का जो H है वो तो इसको मिल गया, तो ये साइक्लोहेक्सेन पूरा बन गया। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। फिर हमारे पास ये है एथेन से ब्रोमो एथेन, बहुत आसान है ये तो। एथेन हमारे पास ये होता है CH3CH3, इसमें ब्रोमीन डाल दो आप, लेकिन सूर्य का प्रकाश लिखना ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश लोगे आप या फिर गर्म करना होगा, तभी ये एल्केन जो है वो हैलोजन से रिएक्ट करता है, तो बन जाएगा CH3CH2Br। क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल, ये तो हमारी फिटिक रिएक्शन है, सबको पता होगा। 2 बार आप क्लोरोबेंजीन लोगे, सोडियम एटल लोगे, ड्राई ईथर लोगे, ठीक है, तो ये निकल जाएगा, और बाइफिनाइल मतलब दोनों बेंजीन आपस में ही जुड़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास क्लोरोबेंजीन से 1-क्लोरो-4 मैथिल बेंजीन, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें आप CH3Cl डाल दो, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, फ्रिडल-क्राफ अभिक्रिया, तो इससे एक बार मिथाइल 1 पे जुड़ेगा, सॉरी 2 पे जुड़ेगा और 4 पे जुड़ेगा, हमें तो 4 पे चाहिए, तो आंसर आ जाएगा क्लोरीन ऊपर रहेगा, 4 पे आपका मिथाइल आ जाएगा। और इसी को फिर हम पढ़ेंगे कैसे, 1 पे क्लोरो 4 मिथाइल, 1 क्लोरो, हाँ हमने ये वाला कर दिया फोर्थ वाला, अभी ये वाला करा देता हूँ मैं। 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन, ये तो आपका वुड्स रिएक्शन है, ये हो गया आपका 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 बार ले लोगे, 2 बार सोडियम ले लोगे, ड्राई ईथर में रिएक्शन होगी शुष्क ईथर में, तो ये डबल हो जाएगा, CH3 CH2 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 CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया आपका एन ऑक्टेन, मतलब सीधा ऑक्टेन। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनता मुश्किल से ही है, हमें टेम्परेचर लेना होगा 623 केल्विन समथिंग, 300 ATM प्रेशर लेना होगा, और HN लेना होगा, इतनी सारी कंडीशन लोगे तब आपका क्लोरीन हटेगा और यहाँ पे OH आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, ये कंडीशंस याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है गैटरमैन कोच अभिक्रिया, एल्डोल संगनन एंड कैनिजारो रिएक्शन। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें हम बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, कैसे, बेंजीन की अभिक्रिया हम कराते हैं CO और HCl से, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो बेंजीन पे CHO ग्रुप लग जाता है और बाहर निकल जाता है HCl, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कराना और बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का बनना, ये गैटरमैन कोच अभिक्रिया है। एल्डोल संगठन में हम क्या करते हैं, ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होता है, जैसे ये जो ग्रुप है इसका पड़ोस वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस पे जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं।
एल्डोल संघनन सिर्फ वही एल्डिहाइड्स देते हैं जिन पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होता है। रिएक्शन हम कराएंगे डाइल्यूट NaOH से, और ये आपका एल्डोल मतलब एल्डिहाइड इस तरीके का एक यौगिक बना देगा जिसे हम कहते हैं एल्डोल। क्यों कहते हैं एल्डोल? ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका ALD ले लिया, ये अल्कोहल है, OH का ऑल ले लिया तो बन गया एल्डोल। बाकी यहाँ का OH और आगे से H निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो एंड में एल्डोल के ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा अगर आप इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड लोगे तो एल्डोल संघनन के बारे में आप पहले बताओगे कि इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड या कीटोन जिसपे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, उनको जब डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड किसी क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है तो संघनन के बाद एल्डोल यौगिक बनाते हैं। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा रिएक्शंस में, अभी के लिए ऐसे इतना ही याद रखिए आप। कैनिजारो अभिक्रिया वो एल्डिहाइड्स देते हैं जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लोगे। एक और बात, ये रिएक्शन तनु क्षार में होता है, ये सांद्र KOH लेना होता है या NaOH। तो सांद्र अगर लिखा है तो मेनली वो कैनिजारो रिएक्शन होगी, तो सांद्र KOH ले लेते हैं। अब यहाँ पे बनता है क्या है, अब जो भी एल्डिहाइड लोगे वो एक बार अल्कोहल में परिवर्तित होगा और एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड लवण में। तो कार्बोक्सिलिक, अब हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो फॉर्मल्डिहाइड में एक ही कार्बन है, 2 बार आप ले रहे हो तो 2 कार्बन हो गए, तो एक कार्बन का अल्कोहल बना दोगे मैथेनॉल, और एक कार्बन का एसिड क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। लेकिन फॉर्मिक एसिड नहीं बनाना है, उसका पोटेशियम लवण बनाना है। अगर आपने यहाँ पे NaOH लिया होता तो HCOO Na बन जाता, सोडियम फॉर्मेट। तो ये हो गया हमारे पास कैनिजारो अभिक्रिया। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनता है। ये आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एसिटिक अम्ल और एथन अल्कोहल की रिएक्शन से क्या बनता है, एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का और पार्ट है, व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट। हिंदी में देखते हैं इसको। हम्म, तो यह ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने के लिए किया जाता है, उदाहरण एवं रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। तो समझते हैं ल्यूकास परीक्षण बोलते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि ल्यूकास परीक्षण का इस्तेमाल किसके लिए होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के जो अल्कोहल्स होते हैं उनको विभेद करने के लिए, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनमें अंतर पता करने के लिए। अब कैसे ये टेस्ट होता है तो आपको याद रखना होगा ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, जिसे हम ल्यूकास अभिकर्मक कहेंगे। तो ल्यूकास अभिकर्मक होता है आपका ZnCl2 जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड। पिछले साल क्वेश्चन पेपर में MCQ में पूछा गया था ल्यूकास अभिकर्मक इनमें से कौन सा है, तो डाइल्यूट था, डाइल्यूट HCl था, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl ये आपका ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। अब ये कैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है, इसमें अंतर बताता है, ये समझते हैं। जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल होता है जैसे ये है, तो जब हम 1 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं ZnCl2 और HCl, तो रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। मतलब रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो हमारे कमरे का तापमान होता है उस पर रिएक्शन नहीं होती है। तो जो रिएक्शन नहीं दे रहा है वो क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। फिर 2 डिग्री अल्कोहल अगर हमारे पास है, जैसे ये हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिख दिया, कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप, फिर उसके साथ OH, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसमें जब हम ZnCl2 और HCl डालते हैं तो यहाँ का OH और H निकल जाता है और ये Cl यहाँ पर आके जुड़ जाता है। और ये जो
अल्काइल हैलाइड बनता है, ये बनने के लिए जो टाइम लगता है वो सिर्फ 5 से 10 मिनट लगता है। अब पता कैसे चलता है कि ये बना है? तो जो पूरा का पूरा हमारा सॉल्यूशन है रिएक्शन के बाद, उसमें गंदापन आ जाता है, मतलब गंदापन या धुंधलापन, इंग्लिश में उसे टर्बिड बोलते हैं, टर्बिड होना। तो 2 डिग्री अल्कोहल में जब हम ल्यूकास अभिकर्मक डालते हैं तो गंधापन या टर्बिडिटी या टर्बिड 5 या 10 मिनट में हो जाता है। तो जो अल्कोहल 5 या 10 मिनट में ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करके गंदापन दे रहा है, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा? 3 डिग्री अल्कोहल जब रिएक्ट करता है ल्यूकास रिएजेंट से, तो ये जो गंदापन है, ये जो टर्बिडिटी है, ये कुछ ही सेकंड्स में आ जाता है, मिनट भी नहीं लगता है। रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, SN1 रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें जो टर्बिडिटी है या जो गंदापन है, ये जो टर्बिडिटी है, ये कुछ ही सेकंड्स में आ जाती है। तो 3 डिग्री अल्कोहल में जो टर्बिडिटी है 1 to 2 सेकेंड, या 1 to 2 सेकेंड नहीं, इन सेकंड्स। इसमें 5 to 10 मिनट और 1 डिग्री अल्कोहल में ये टर्बिडिटी या गंदापन आते ही नहीं है। तो इस तरीके से ल्यूकास अभिकर्मक से हम 1 डिग्री अल्कोहल को, 2 डिग्री अल्कोहल को, 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश या विभेद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, ये निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, इसमें क्या होगा समझते हैं ध्यान से। CH3CH2CH, 2 क्लोरीन है। तो जब आप इसमें KOH डालोगे और हीट करोगे, बहुत ध्यान से देखना है इस रिएक्शन को, तो दोनों क्लोरीन हटेंगे और 2 बार OH आ जाएगा। और क्योंकि गर्म भी कर रहे हैं तो एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, एक जल निकल जाएगा और एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो जो यहाँ से उत्पाद बनेगा ना बच्चे, वो ये बनेगा CH3CH2CHO। ध्यान रखना है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, क्लोरीन और क्लोरीन की जगह पर OH लगा देंगे, या सिर्फ एक क्लोरीन को हटा के OH लगा देंगे। नहीं, दोनों क्लोरीन हटेंगे, 2 बार OH लगेगा और उसके बाद में एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, अनस्टेबल होते हैं, तो जल निकल जाएगा और बचेगा CHO, तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो यहाँ पे उत्पाद हमारा आ गया प्रोपेनल, CH3CH2CHO। फिर हमारे पास दे रखा है कि ये हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है और इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं किससे, अल्कोहल से, और हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ईथर बन जाएगा, ये CH3, 3 बार आप ऐसे ही रहने दीजिए, CH2, यहाँ से Br निकल जाएगा, यहाँ से H, और ये बन जाएगा आपका OC2H5। तो ईथर ऑप्टेन होगा हमारे पास। देन थर्ड रिएक्शन है एसिटिक अम्ल और थाइनाइल क्लोराइड की, नहीं, सेवेंथ का चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल और थाइनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो एसिटिक अम्ल आपका ये होता है CH3COH, थाइनाइल क्लोराइड आपका SOCl2 होता है। तो याद रखना है आप सबको कि थाइनाइल क्लोराइड बहुत ही अच्छा एक अभिकर्मक होता है, जो OH को हटा के Cl लगा देता है, तो CH3COCl बन जाएगा एसाइल क्लोराइड। बेंजोइक अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेगा, तो अम्ल जितने भी होते हैं जब वो अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं तो अमाइड प्राप्त होता है, गर्म भी करना पड़ता है, फिर हमें क्या मिल जाएगा, बेंजामाइड, CONH2। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो आप, एसिटिक अम्ल ही ले लो, और PCl5, तो PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, चाहे PCl3 हो,
PCl5 हो या SOCl2 हो, सबका एक ही काम है, OH को हटा के Cl लगाना। बेंजोइक अम्ल का नाइट्रोकरण कराया जाता है। तो बेंजोइक अम्ल जो ये अम्ल ग्रुप होता है, नाइट्रोकरण के लिए आपको याद रखना होगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हैं हम और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो जो NO2 ग्रुप लगता है वो मेटा पे लगता है। एल्डिहाइड अगर बेंजीन पे लगा है या कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो आपको याद रखना है कि जो नाइट्रो ग्रुप होगा वो मेटा पोजीशन पे लगेगा, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये बन गया। अब आगे रिएक्शंस देखते हैं जो हम कर रहे थे ऊपर। ये कर लिया था हमने, ये कर लिया था, तो शायद पहले भी बता दिया था मैंने। OH के साथ बेंजीन पे अगर OH है और SOCl2 डालेंगे कुछ नहीं होगा। तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन होना चाहिए। अगर साइक्लोहेक्सेन पे OH है और SOCl2 डालोगे आप तो रिएक्शन हो जाएगी, साइक्लोहेक्सेन का OH हट के Cl लग जाएगा। लेकिन अगर बेंजीन पे OH लगा है तो अनुनाद की वजह से ये OH डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है, तो रिएक्शन नहीं करता है ये। तो अब मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस हमने इसके कंप्लीट कर लिए। ये बाइफिनाइल क्लोरोबेंजीन से ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो इस तरह से हमारा ये 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं या न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।